लेआउट डायग्राम, ठीक है ना। लेआउट डायग्राम के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अलग अलग टाइप्स के डायग्राम हम यहाँ यूज करते हैं जब हम कोई भी हम वायरिंग का एस्टिमेट बनाते हैं, या वायरिंग की कोई भी हमें पहले वायरिंग करनी होती है कहीं पे भी, तो उससे पहले प्लानिंग एक की जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम वायरिंग खींचते हैं। तो उस प्लानिंग को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपना आएगा लेआउट डायग्राम, ठीक है ना। लेआउट डायग्राम में क्या होता है, देखिए कुछ उपभोक्ता देखो अपनी आवश्यकता को लिखित रूप से देते हैं, यानी कई जगह ऐसे कंज्यूमर भी मिलेंगे जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट है वो एक पेज पे लिख के दे देंगे कि भाई मुझे यहाँ इस रूम में इतने लोड लगाना है, इतना लाइटिंग पॉइंट लगाना है, इतना पावर पॉइंट लगाना है, या मेरे कंप्यूटर चलेंगे यहाँ पर तो ये कंप्यूटर के लिए तो पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये सारी चीजें वो पहले ही आपको लिखित रूप में दे देते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रिशियन उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वायरिंग स्थापित करने व वायरिंग की लागत तैयार करने के लिए क्या करता है, विभिन्न आरेख यानी विभिन्न डायग्रामों का उपयोग करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके आता है पहले अभिन्यास आरेख, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप, सो इंग्लिश में बोलते हैं लेआउट डायग्राम, है ना। नेक्स्ट है आपका अधिष्ठापन आरेख, जिसको इंस्टॉलेशन डायग्राम बोलेंगे आप। नेक्स्ट है परिपथ आरेख, और सर जिसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका तार स्थापन आरेख, जिसको आप वायरिंग डायग्राम बोलते हैं। तो ये 4 या 5 प्रकार के जो आपके 4 प्रकार के जो डायग्राम है आप जनरली यूज करोगे आपकी वायरिंग के प्लान को दर्शाने के लिए। अच्छा, इसमें आपकी मेनली ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपना प्लान दिखाते हो तो उसमें आपको मैक्सिमम जो यूज किया जाता है वो लेआउट डायग्राम का उपयोग किया जाता है पूरी घर की वायरिंग को दिखाने के लिए। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। तो लेआउट डायग्राम में देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक टू वे स्विच सर्किट दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपको एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना है। उसका लेआउट डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। इसके बारे में जानते हैं लेआउट डायग्राम में क्या-क्या होता है आपके। देखिए, इसको हिंदी में पहले बोलते हैं अभिन्यास आरेख, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, केबल की लंबाई के आकलन करने में सहायता मिलती है। क्या अपना पहला क्या एडवांटेज है इसका, कि आपको जितनी भी केबल आपको यहाँ डालनी है उसकी लंबाई कितनी होगी, उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस डायग्राम का उपयोग करोगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरियां दी गई है। जैसे कि ये 600 आपके सेंटी में हो सकता है आपका, है ना, 600 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पहले मानक आपको बताना है कि ये 600 का मतलब या 1 का मतलब सेंटीमीटर में आपने दर्शाया है या मीटर में दर्शाया है ना, या आपने इंच में दर्शाया है। तो ये आपको पहले दर्शाना होगा यहाँ पर कि ये किस में दिया हुआ है। तो यहाँ मैं अभी सेंटीमीटर की बात करता हूँ, तो 600 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 मीटर की दूरी के ऊपर ये आपका वायरिंग डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें 2 स्विच के बीच में 6 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। इसके बीच में जैसे यहाँ से लेकर और फर्स्ट स्विच के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये आपको सिंबल्स यूज किए हुए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आपकी वायरिंग कितनी यूज होनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको इसके बीच में वायरिंग नापनी है, तो कितनी वायरिंग आप यूज करोगे। 450 सेंटीमीटर इधर से इधर और 600 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम टू सेम 450 सेंटीमीटर यहाँ होगा। तो ये हो गया आपका 900 और 600 आपके 1500 सेंटीमीटर के आसपास। तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच में वायर चाहिएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर कितना चाहिए। तो इस तरह से आपको केबल की लंबाई ज्ञात करने में ये डायग्राम हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या होता है, सामान्यतः जो आपके लेआउट डायग्राम जो होते हैं हमेशा लेआउट डायग्राम बना, इस डायग्राम बनाने के पश्चात आप क्या करते हो, वायरिंग डायग्राम बनाते हो। तो ये डायग्राम आपके वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए भी हेल्पफुल है, कि अगर आप कहीं पे वायरिंग डायग्राम बनाना तो पहले आपको वहां पर लेआउट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और क्या चीजें हैं कि इसके अंदर जो आपको एक्सेसरीज दर्शानी होती है, उपसाधन दर्शाने होते हैं, वो आपको IS सिंबल्स जो होते हैं, जो हमने इससे पहले पढ़े थे, BSI सिंबल्स पढ़े थे ना आपने, तो वो BSI सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपके टू वे स्विच को दर्शाने के लिए ये वाला सिंबल होता है आपके, आप उस BSI सिंबल्स में जाके देख सकते हो उसको। और आपके लैंप जो होता है, लैंप को दर्शाने के लिए ये सिंबल यहाँ पर ये दिया हुआ है इसके अंदर। ये ये जो आपको दिया हुआ है ये लैंप को दर्शाने के लिए है, और ये टू वे स्विच को दर्शाने के लिए।
अच्छा, इसके अंदर एक लाइन और यहाँ नजर आ रही है, एक इसको कैंसिल करने वाली लाइन है, एक लाइन आप ऐसे खींच के उसके आगे 3 लिखते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो वायर चल रहे हैं उनकी संख्या 3 है। तो 3 संख्या कौन कौन सी होगी आपकी? एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, और एक और क्या हो सकता है आपका? अर्थ वायर हो सकता है इसके अंदर। तो ये 3 वायर यहाँ से गुजर रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये 3 वायरों को ये दर्शाता है। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इधर से आने वाला फेज और जो बाकी 2 टर्मिनल्स है उनके बीच के कनेक्शन के लिए जो 2 वायर जा रहे हैं उसको दर्शाने के लिए 3 वायर यहाँ हो सकते हैं। तो ये 3 वायर है, उसको दर्शाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे क्रॉस में लगाओगे और वहां पर जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 लिख दीजिए, 3 है तो 3 है, और 2 वायर है तो 2 वायर। अब कितने वायर डलने चाहिए अपन, वो चीज अपन को वायरिंग डायग्राम में पता पड़ जाएगा। बस अभी इसमें आपको कितने डालने हैं उसको दर्शाने के लिए आप इसको ये यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 2 लाइनें यहाँ पर 2 वायर को दर्शाती है। अगर 2 लाइनें इस तरह से खींची हुई, इसका मतलब यहाँ पर 2 वायर जा रहा है ना। यहाँ पे भी 2 वायर जा रहे हैं, और ये एक लाइन खींच के 3 लिख दिया गया है, तो इसका मतलब 3 वायर जा रहे हैं यहाँ पर। किसका? अच्छा, वो फोन आ रहा है, 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट, है ना। तो इसके अंदर BSI सिंबल का यूज करना है। तो और क्या है, देखिए अब इन डायग्राम से हमें क्या क्या सूचना मिलती है वो यहाँ दर्शाई गई है। देखिए, तो पहले ही इसमें सूचना मिलेगी कि वायरिंग सतह पर है या अंडरग्राउंड है। ये सूचना भी आपको इस डायग्राम से मिल सकती है। इसमें लिखा जाता है यहाँ पर कि ये कंसील्ड वायरिंग है या आपकी सरफेस वायरिंग है, ठीक है। तारों की संख्या और इसका साइज, यानी कितने तार यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, जिसकी आपको इससे आइडिया लग ही रहा है कि कितने तार यहाँ पर जा रहे हैं। और साइज भी यहाँ पर आपको यहाँ नीचे इसमें लिखी हुई होती है कि आपको किस साइज का केबल आपको फेज के लिए यूज करना है और न्यूट्रल के लिए किस साइज के आपको केबल का यूज करना है। तारों की या केबल की लंबाई, लंबाई का भी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितनी इसके बीच में लंबाई है इसकी। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेशन के अंदर जो आप एस्टिमेट बनाते हैं वो सारी चीजें आप इस डायग्राम के द्वारा निकाल सकते हो। तो आप जब भी वायरिंग करो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, वहाँ पर एक लेआउट डायग्राम बनाना होगा। और लेआउट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है? एक तो वहाँ के नक्शे की आपको आवश्यकता होगी, जो भी परिसर जिसमें आपको वायरिंग करनी है उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए। और दूसरी आपको उपभोक्ता की रिक्वायरमेंट या जो भी आपका कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि वहां पर वो क्या क्या या किस किस प्रकार के पॉइंट लगवाना चाहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, जिसको अधिष्ठापन आयोजन बोला जाता है। और इंस्टॉलेशन प्लान आप यहाँ देख सकते हो, इसमें और उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक्सेसरीज को दर्शाने के लिए सिंबल का यूज कर रहे थे, है ना। वायर को दर्शाने के लिए भी हम वहां पर कुछ चिन्हों का उपयोग कर रहे थे। पर इसमें क्या है कि जो इंस्टॉलेशन प्लान है उसमें जिस प्रकार से इंस्टॉलेशन के बाद में आपको वो चीज या वो वायरिंग नजर आएगी, उसका आप यहाँ पर प्लान तैयार करते हो। मगर एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है कि कभी भी हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन प्लान कभी भी पूरे जितनी भी वायरिंग होती है उसका इंस्टॉलेशन प्लान नहीं बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, इस तरह की वायरिंग या इस तरह का इंस्टॉलेशन डायग्राम बनाने में हमें अधिक से अधिक टाइम की जरूरत होगी, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए ये है आपका इंस्टॉलेशन डायग्राम। इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन डायग्राम में क्या क्या चीज की नॉलेज मिलती है इसमें देखिए। ये प्लान उपकरण की व सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति दर्शाता है। यानी आप वहां पर जो इंस्टॉलेशन करोगे, यानी इसको हमेशा किसी एक सेक्शन के लिए बनाया जाएगा। बाकी आप क्या करते हो, वायरिंग लगभग लगभग हर जगह सेम करते हो, है ना। तो सभी सेक्शन के लिए आप इसका उपयोग नहीं करोगे, केवल एक सेक्शन कोई सा भी उसका छोटा सा टुकड़ा आप लेकर उसके अंदर दर्शाओगे कि किस प्रकार से आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन करोगे। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपने सॉकेट लगाया है बल्ब का, और ये आपके क्लैंप लगे हैं, ये कंड्यूट पाइप लगा हुआ है, और क्लैंप की
बीच की दूरी भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कि इस साइड में आप 2 क्लैंप लगाओगे, इस साइड में आप यहाँ से यहाँ के बीच में 2 क्लैंप लगाओगे, यहाँ से यहाँ के बीच में आप 3 क्लैंप लगाओगे। तो ये क्लैंप की संख्या आप इसमें काउंट कर सकते हैं इसकी सहायता से कि भाई कितने क्लैंप आपके एक सेक्शन में इंस्टॉल करने में काम आ रहे हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो नेक्स्ट आदि जो भी वायरिंग आपकी बची होती है उसमें आप एक अंदाजे से इसमें आइडिया लगा लेते हो कि जितना इसमें इतना मेटेरियल चाहिएगा तो बाकी वाले जितने भी आपका इंस्टॉलेशन उसमें लगभग आपको कितना मेटेरियल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको के बोर्ड को दर्शाया हुआ है, वुडन बोर्ड को या पीवीसी बोर्ड को, और यहाँ पर आपके वायर जो आगे से आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उसको दर्शाया हुआ है, यहाँ पर आपकी टी लगी हुई उसको दर्शाया हुआ है। तो जो जो एक्सेसरीज आपको हमने पीवीसी कंड्यूट पाइप के अंदर एक्सेसरीज पड़ी थी वो सारी एक्सेसरीज भी आप इसके अंदर दर्शा रहे हो। अब देखिए ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, तो इसलिए हमेशा पूरे जितना भी प्लान होता है उसका ये पूरा नहीं बनाया जाता, केवल उसका कोई एक सेक्शन लेके आप उसको दर्शाने के लिए आप इसको बनाते हो। तो इसके अंदर आपको क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, वो पहला है इस प्लान के अंदर जो सहायक सामग्री है कितनी लगेगी उसका आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर कितना सहायक सामग्री आपको एक सेक्शन में बनाने में करना पड़ रहा है। दूसरा इसके अंदर क्या है, सामान्य पूरे अभिन्यास आरेख के लिए अधिष्ठापन आयोजन खींचना संभव नहीं होता है, परंतु कंड्यूट के प्रकार और उपसाधन व क्लैंप और गिट्टी के बीच की दूरी इत्यादि को दर्शाने के लिए छोटे भाग का अधिष्ठापन आयोजन तैयार किया है। यानी इसको क्या है कि आपको क्लैंप कितने लगेंगे, गिट्टी के बीच की दूरी कितनी होगी, उनको दर्शाने के लिए आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलेशन प्लान का यूज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा दीपक इसमें कोई दिक्कत है अभी तक जो पढ़ा अपन ने? नहीं सर। नेक्स्ट है आपका परिपथ आरेख, सर्किट आरेख जो बोलते हैं हम, वो है यहाँ पर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा इसको। तो परिपथ आरेख के अंदर क्या है, इसके अंदर परिपथ के कनेक्शन या योजनाबद्ध प्रदर्शन के लिए हम परिपथ आरेख का प्रयोग करते हैं, या योजनाबद्ध जो प्रदर्शन है वो हम परिपथ आरेख द्वारा करते हैं। इसमें आप देखिए ये भी एक 2 वे जो इंस्टॉलेशन प्लान था, ये भी 2 वे स्विच प्लान था, जैसे आपने लेआउट डायग्राम देखा उसी का दूसरा फॉर्म था, और यहीं पे परिपथ आरेख का भी सेम टू सेम वो का वही डायग्राम, वो का वही परिपथ है जिसको आपको परिपथ आरेख से दर्शाया गया है। देखिए इसके अंदर भी देखिए एक लैंप है, तो यहाँ पे भी एक लैंप है, 2 वे स्विच है, तो ये 2 वे स्विच है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वे स्विच को आपके सर्किट आरेख में इस प्रकार से दर्शाया गया है, जबकि लेआउट डायग्राम में किसी और मेथड से दिखाया है। तो सर्किट डायग्राम में आपका क्या होता है, जो जो वायरिंग है या जो जो कनेक्शन होते हैं उसको प्रॉपर दिखाया जाता है, जबकि आपके लेआउट डायग्राम के अंदर क्या है, केवल एक वायरिंग की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो जो परिपथ बनता है उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर यहाँ वायर जा रहा है, यहाँ वायर जा रहा है, यहाँ वायर जा रहा है, यहाँ आपने 2 वे स्विच लगा दिया। तो एक्सेसरी और कितने वायर जा रहे हैं उसको दर्शाने के लिए लेआउट का यूज करते हैं। और परिपथ के अंदर फेज और न्यूट्रल कैसे कनेक्टेड है उसको पूरे को दर्शाने के लिए, उसको हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सर्किट आरेख या परिपथ आरेख का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, परिपथ में विभिन्न उपसाधनों के कार्यों को स्पष्ट करना परिपथ आरेख का कार्य होता है। यानी ये क्या बता रहा है, इसकी वर्किंग दिखा रहा है, जिससे इसको समझ सकते हैं हम इसको। तो जिस तरह से आपका जो लाइन यानी फेज वायर है वो कहाँ आ रहा है, 2 वे स्विच के एक पॉइंट पे आ रहा है, और दूसरे पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट आपस में इस प्रकार से आपके जुड़े हुए हैं इस प्रकार वायर से, और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, आपके लैंप पे जा रहा है, और ये न्यूट्रल। जब आपकी फेज करंट आपकी प्रवाहित होती है तो देखिए कैसे प्रवाहित होगी, इसके अंदर फेज करंट यहाँ से स्टार्ट होगी, ये परिपथ बंद है तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जब तक ये कनेक्शन आपका ऊपर नहीं जुड़ेगा तब तक ये वायर यहाँ से कंप्लीट नहीं जुड़ेगा और ये लैंप काम नहीं करेगा। तो अभी की कंडीशन में ये क्या है, आपका स्विच ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है। क्यों कंडीशन में है ऑफ, क्योंकि क्या है, इसका एक तो ऊपर वाला सिरा जुड़ा हुआ है, एक यहाँ नीचे वाला सिरा जुड़ा है, तो इससे आपकी करंट प्रवाहित होने के लिए पूरा रास्ता या मार्ग अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस स्विच को ऑपरेट करते तो क्या होता, ये स्विच यहाँ से यहाँ जुड़ जाता और ये डिस्कनेक्ट हो जाता, नीचे वाला पॉइंट क्या होता आपका डिस्कनेक्ट हो जाता। तो
अब देखिए इसमें परिपथ कैसे, धारा कैसे प्रवाहित होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जाती है, यहाँ से होती हुई यहाँ आ जाती है, और इस लैंप को पेज यहाँ से मिल जाता है, और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे रखा है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा वर्किंग देख सकते हो कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। तो वर्किंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, परिपथ आरेख का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरिंग डायग्राम। अब देखिए वायरिंग डायग्राम क्या है आपका, थोड़ा थोड़ा सा आपका मिला हुआ रूप है सर्किट आरेख का, और दूसरा आपका लेआउट डायग्राम जो है उसी का थोड़ा मिला हुआ रूप है। ये एक ऐसा आरेख है जिसमें घटकों के आरेखों में स्थिति व वास्तविक भौतिक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कौन से कंपोनेंट आपके कहाँ इंस्टॉल होंगे, बस इसमें ये पता नहीं पड़ेगा कि कितनी दूरी पर, बस आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसको फिजिकली ये कहाँ लगा हुआ है। जैसे ये स्विच एक अलग जगह पे लगा हुआ है, ये दूसरा स्विच अलग जगह लगा हुआ है ना, मगर इनके बीच की दूरी कितनी है ये आप पता नहीं लगा सकते। अच्छा, इसमें वायर कितने चल रहे हैं वो आप फिजिकली देख सकते हो। जैसे लाइन वायर यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये यहाँ पर आपके टू वे स्विच से, जैसे कि ये टू वे स्विच है, एक बार इससे कनेक्टेड होता है, जब आप उसको पुश करते हो तो ये किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी ये इस प्रकार से चला जाएगा। और जैसे अभी ये कनेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ से वायर, फेज वायर यहाँ से यहाँ होता हुआ जा रहा है, और यहाँ से परिपथ ओपन है। जब इसको आप पुश करके इसको यहाँ लाओगे तो वायरिंग यहाँ से यहाँ होती हुई स्लैब को पहुंचेगी, फेज वायर और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट किया तो ये ब्लिंक करने लगेगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता पड़ रही है कि कितने वायर डालने की आवश्यकता है आपको, कितने वायर डालने की आवश्यकता है। पहली चीज तो आपको ये पता पड़ रही है, कंपोनेंट्स क्या क्या यूज करने वो पता पड़ रहा है। इसमें एक्सेसरीज जो दूसरी यूज होती है वो पता नहीं पड़ रहा है आपको, केवल आपको इसमें डिवाइसेस जो लगी हुई है, वो स्विच जहां जहां लगे हुए हैं वो आपको पता पड़ रहा है, मगर कंड्यूट कौन से टाइप की है ना, पीवीसी कंड्यूट है क्या है, ये आपको यहाँ पर आइडिया नहीं होगा इसमें। ठीक है, तार स्थापन आरेख में दूरी को नहीं दर्शाया जाता, जैसे कि अभी अपन ने देखा। तार स्थापन आरेख का विन्यास कार्य के साथ साथ प्रारंभिक स्थिति में तकनीशियन को वायरिंग के प्रकार को भी विनिर्देशित व आकलन करने में सहायक होता है। अच्छा, इसमें जो तार के प्रकार को वगैरह को आदि को नोट किया जाता है इसके अंदर भी, और इसके अंदर किस प्रकार से आपका सर्किट काम करता है वो सर्किट को जानकारी के लिए भी आप इसका उपयोग करोगे, कैसे इसमें फेज न्यूट्रल इसमें मिलेगा वो आप दर्शाने के लिए इसका उपयोग करोगे। इसमें केबल की लंबाई और उसकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति, केबल की छत की दौड़ भी ज्ञात होती है ना, तो इसमें आप लंबाई भी इसके अंदर आप कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, तार स्थापन आरेख का उपयोग अनुरक्षण कार्यों के समय अधिष्ठापन के दोषों को परीक्षित करने और निवारण करते समय महत्वपूर्ण होता है। यानी जब भी आप इसमें मेंटेनेंस कर रहे हो तब आपको वहां पर वायरिंग डायग्राम की आवश्यकता होती है कि इसके अंदर किस प्रकार से वायर डले हुए हैं और किस प्रकार से कनेक्टेड है, तो वो आपको इस वायरिंग डायग्राम देख के पता कर सकते हो। नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कितने वायर डले हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। कनेक्शन बहुत जने अलग अलग तरह से कर देते हैं, ये वायरिंग डायग्राम आप मेंटेनेंस में यूज करते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है आपका वायरिंग बीआईएस रेगुलेशन पर्टेनिंग टू वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी जो आपकी वायरिंग स्थापन करने में से संबंधित जो बीआईएस यानी वीडियो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो रूल्स हैं या एनी कोड है वो कौन कौन से हैं और आपको किन किन चीजों का वायरिंग करते समय ध्यान रखना है, वो सारी नियम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ आप स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखने होते हैं वायरिंग करते समय नियमों का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए घरेलू वायरिंग की स्थापना निम्न विधियों में से किसी एक विधि द्वारा की जाती है। जब भी आप वायरिंग करोगे तो उसमें कौन कौन सी विधि का यूज करोगे आप, पहला है आपका TRS है ना, या पीवीसी शीट या बेटन वायरिंग है ना, इसका उपयोग करोगे। दूसरा आप किसका यूज करोगे, मेटल शीट वायरिंग का उपयोग करोगे। नेक्स्ट आप क्या यूज करोगे वहां पर, कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करोगे। अब कंड्यूट वायरिंग में भी दो प्रकार की वायरिंग होती है आपकी, एक तो होती है मेटल कंड्यूट वायरिंग और दूसरी होती है आपकी अधातु या नॉन मेटल कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, लकड़ी की केसिंग वायरिंग। तो ये वायरिंग में से कोई सी भी एक प्रकार की वायरिंग का उपयोग आप क्या करोगे, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए करोगे। ठीक है, इनके अलावा और दूसरे का आपको यूज नहीं करना है। वायरिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वायरिंग परिपथ को निम्न मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका प्रकाशीय और पंखा वायरिंग उप परिपथ और दूसरा है आपका शक्ति उप।
यानी टोटल जो सर्किट है आपके घर के अंदर, उसको आप मेनली 2 सब सर्किट के अंदर बांट सकते हो। जो भी आपकी वायरिंग करते हो तो सर्किट बनाए जाते हैं उसमें, है ना। प्रत्येक सर्किट के फेस न्यूट्रल अलग रखे जाते हैं, तो इसमें आपको अलग अलग सब सर्किट बनाने होते हैं। और ये भी 2 प्रकार के सब सर्किट होंगे। पहले तो आपके लाइटिंग और फैन के लिए जो सब सर्किट है वो अलग होगा, और दूसरा आपके जो पावर लोड चलाने के लिए जो सब सर्किट है वो आपका अलग होगा। पावर लोड से मतलब आपके हीटर हो गया, गीजर हो गया, है ना, या ऐसा लोड जो 2 या 3 किलोवाट से अधिक हो, ऐसी या जहाँ पर 6 एम्पीयर से अधिक करंट प्रवाहित होती हो, तो वो सारे आपके किसमें जाएंगे, पावर सर्किट में जाएंगे। और जो लाइटिंग और जो फैन पॉइंट्स हैं आपके जितने भी सॉकेट है, वो सारे आपके लाइटिंग और फैन सब सर्किट के अंदर जाएंगे। अच्छा, मेंस के बाद सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जोड़ा जाता है। यानी जो मेन सप्लाई आपकी आती है उनको कहाँ जोड़ा होगा, जैसे आपका मीटर हुआ, मीटर से मेन सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई कहाँ जाएगी, सबसे पहले आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि वायरिंग कैसे कैसे आगे मूवमेंट करती है, तो ये आप पहले डायग्राम से भी समझ चुके हैं। तो मीटर के बाद कहाँ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा आपका। वैसे इसके पहले एक मेन स्विच आता है, वो लगेगा, और वो स्विच के बाद क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जोड़ा जाता है। और प्रकाशीय और शक्ति परिपथ के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग आपको करना है। अच्छा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पावर सर्किट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग बनाना है, और लाइटिंग सर्किट और फैन सर्किट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो आपको क्या करना है, अलग बनाना है। दोनों के लिए आपको अलग बनाना है। तो रूल्स BIS या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अकॉर्डिंग आपको पावर, और ये मेन पॉइंट है इसका, ये नोट कर लो वाले आप, मेन जो मेन सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आपको 2 भागों में बांटना है। पावर सर्किट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग बनाना है, और लाइटिंग और फैन सर्किट के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग बनाना है। अच्छा, इसमें मैं दीपक आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 4-1 मिनट बाद वापस आप कनेक्ट हो जाना, वापस हो सकता है ना। इसका एक टाइम लिमिट है, तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है, वापस कनेक्ट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाशीय और पंखे की वायरिंग के लिए जो आपको रूल्स का ध्यान रखना है, वो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वहां पर। तो प्रकाश और पंखे के पॉइंट के लिए एक वायर का उपयोग ही किया जाता है। यानी जो आप प्रकाश, जो आपकी लाइटिंग पॉइंट है आपके ट्यूबलाइट के या बल्ब के, और इसके लिए जो आप वायर डालते हो, तो उसके अंदर आपको फैन के कनेक्शन भी आप उसी वायर से कर सकते हो। और उप परिपथ में प्रकाश, पंखे और 6 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए। यानी आप कोई भी सर्किट बना रहे हो परिपथ का, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, लाइटिंग सब सर्किट बनाते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 10 पॉइंट से अधिक पॉइंट वहां नहीं लगाने हैं। तथा दूसरा इसमें क्या है, 800 वाट से अधिक लोड वहां नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपको ध्यान रखना है आप जब सर्किट बनाते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आप जब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना रहे हो, और उसके आगे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है आपका, जिसके अंदर अलग अलग MCBयां लगी हुई होती है, और प्रत्येक MCB एक आगे आपके परिपथ में या सर्किट में जाएगा, लाइटिंग सर्किट में जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो फेज वायर निकल रहा है, मान लीजिए वो एक परिपथ होगा आपका, और न्यूट्रल लिंक यहाँ, न्यूट्रल लिंक के थ्रू ये आगे न्यूट्रल निकलेगा, तो ये एक सर्किट कहलाएगा, जो भी किसी भी 2 या 1 या 2 लूप के अंदर आपके मूवमेंट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर जो आप फैन के या लाइट के पॉइंट जोड़ते हो, वो आप 800 वाट से ज्यादा नहीं जोड़ोगे, और दूसरी चीज इसमें 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं जोड़ोगे। जैसे ही 10 पॉइंट हुए इसमें, आप क्या करोगे, फेज अगले सर्किट से उठाओगे न्यूट्रल, आपके वापस अलग सर्किट बनेगा, उसके अंदर आप उसको जोड़ोगे। अगर ये भी पूरे 10 पॉइंट हो गए, तो अगला सर्किट से आप वायर फेज उठाओगे और न्यूट्रल लिंक उठाओगे, और वहां पर तीसरे सर्किट के अंदर कनेक्शन करोगे। तो ये इस तरह से आप, जैसे ये आपका लाइटिंग पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो इस प्रकार से आप इसमें क्या करोगे, सब सर्किट्स आगे अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाते जाओ, ठीक है ना। यदि अधिक लोड हो तो अलग उप परिपथ स्थापित करना चाहिए। पावर उप परिपथ प्रत्येक शक्ति परिपथ में। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हो गया लाइटिंग आपका सब सर्किट। और पावर सब सर्किट की बात करें
तो प्रत्येक परिपथ में 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, पर किसी भी अवस्था में 2 पॉइंट से अधिक आउटलेट आपको नहीं जोड़ना है। जैसे ये लाइटिंग बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, इसी प्रकार से पावर सब सर्किट का भी आपका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, जो ये सर्किट आपका बनेगा पेज और न्यूट्रल लिंक के द्वारा, इसमें भी ऐसे ही एमसीबीयां होती है अलग अलग। और इसके अंदर एक एमसीबी से जो फेज जाता है और यहाँ न्यूट्रल लिंक से जाता है, इस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आपको कनेक्ट नहीं करने हैं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि 3000 वाट से अधिक का आपको इसमें लोड कनेक्ट नहीं करना है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें स्विच को प्रवेश स्थान के समीप स्थापित करना चाहिए। स्विच दरवाजे या खिड़की के पीछे स्थापित नहीं करने चाहिए, यानी आप जिस भी रूम में एंटर कर रहे हो वहां पास में ही आपको वहां पर स्विच बोर्ड स्थापित करना है, और किसी भी खिड़की या दरवाजे के पीछे ये नहीं होना चाहिए। आसानी से ये क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि आप अंदर घुसो तो अंधेरे में भी क्या कर सको, लाइट के स्विच को ऑन करके लाइट चालू कर सको। तथा इन्हें खुले स्थानों पर स्थापित करना चाहिए जहां इन पर आसानी से पहुंचा जा सकता हो। और इनकी ऊंचाई फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पे इनको स्थापित करना चाहिए, यानी आपका जो फर्श होगा वहां से कितना 1.3 मीटर के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपका स्विच बोर्ड है वो लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके बरामदे में सीढ़ियों में 2 वे स्विच का उपयोग करना है। जैसे आपने अभी ऊपर देखा था 2 वे स्विच की वायरिंग थी, उस वायरिंग का उपयोग करना है। आपके जो भी बरामदे होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों साइड से